गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, केम छो, सलाम। उम्मीद है आप सब लोग बेहतर होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। जो हाल ही में एनएमसी बिल आया उसमें उन्होंने जो है एक मेमोरेंडम पास किया। एक्चुअली बिल तो नहीं बोलेंगे, मेमोरेंडम बोलेंगे। मेमोरेंडम का मतलब होता है द डॉक्यूमेंट फॉर फ्यूचर यूज, कि एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स को भविष्य में यूज करना है और परहैप्स वो बिल के रूप में पारित भी हो जाएगा। उसमें प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो हैं, जितने भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उनमें गवर्नमेंट कोटा होगा। 50% गवर्नमेंट कोटा होगा सीट्स में, और उन 50% सीट्स पर जो मेडिकल कॉलेज की फीस होगी वो गवर्नमेंट फीस के बराबर होगी। और एक बहुत अच्छा डिसीजन है, ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है। आज जैसे यदि आप देखो तो कोई भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो 4-5 साल 6 साल पुराना है, इस्टेब्लिश हो चुका है, उसकी जो फीस है एमबीबीएस की वो पर ईयर 12 लाख रुपए 10 लाख रुपए से शुरू होती है, 9-10 लाख से शुरू होती है और 15-16 लाख रुपए तक जो है वो पहुंचती है। जैसे भोपाल के अंदर ही कुछ मेडिकल कॉलेज है, उनकी फीस जो मुझे पता है कि 13 लाख 14 लाख फीस है। बॉम्बे में कुछ मेडिकल कॉलेज उनकी फीस जो है वो 16 लाख 18 लाख फीस है साल की। तो सरकार ने बोला है कि भाई मान लीजिए एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो उसमें जो है वो 100 सीटें उसके अंदर, तो 100 में से 50 सीटें ऐसी होंगी जो गवर्नमेंट फीस के बराबर पर देनी पड़ेंगी आपको। 50 फीसों को आप जो है वो 50 सीट को आप जो है वो अच्छी फीस पर चार्ज आप कर सकते हैं। हालांकि दिस इज ए स्टेप जो मैं सरकार को बहुत अच्छे समझने लगा पिछले कई सालों में। 2014 के बाद से मैंने रीड किया है कि व्हाट दे वांट टू डू। एक्चुअली गवर्नमेंट चाह रही है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज की सीटें बढ़ाई जाए। देखो, यदि प्रेजेंट जो सीट है उन सीटों में से 50% सीटें यदि गवर्नमेंट फीस पर चली जाएंगी तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो है वो दुहाई लगाने लगेंगे एकदम से कि भाई हम कैसे चलाएंगे कॉलेज, कैसे हमको मैनेज करेंगे, हमारा तो बड़ा लॉस हो गया। तो सरकार क्या करेगी अभी फेज 2 में इसको, कि जिस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के पास में भी 100 एमबीबीएस की सीट है उसे बोलेगी वो कि तुम्हारी सीटें 200 हो गई, ठीक है, तुम फैसिलिटी थोड़ा अरेंज कर लो, 200 सीटें तुमको प्रोवाइड कर देंगे, आधी सीटें तुम हमको देना। अब आप बोलोगे इससे फायदा क्या? इससे फायदा यह है कि जो गवर्नमेंट चाह रही है एमबीबीएस की सीटें बढ़ाना, उन सीटों को बढ़ाने के लिए अलग से नए बहुत सारे मेडिकल कॉलेज नहीं खोलने पड़ेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि एमबीबीएस की सीटें बढ़ाने के लिए यदि नया कॉलेज खोलते हैं तो नए कॉलेज को इस्टेब्लिश होने में, उसको सेटअप करने में लंबा समय लगता है। उसकी बजाय जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो ऑलरेडी रनिंग कंडीशन में होती है उनकी सीटें डबल करके उनमें से सीटें जो है वो बच्चों को ऑफर कर दी जाए। तो वैसी वाली बात है ना कि 100 लोग तो मेरे पास पढ़ ही रहे थे और 100 लोग और सीटें बढ़ गई हैं, और उनमें से क्या हो गया, उनमें से 100 लोग और आ रहे हैं जो गवर्नमेंट फीस दे रहे हैं, मुझे कुछ दे ही रहे हो, मेरा कुछ ले नहीं रहे हो। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो है वो एमबीबीएस की सीट्स को बढ़ाएगी। यहां पर रही बात प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में किस तरह का एजुकेशन है, क्या है, तो मैं ये क्लियर कर दूं आपसे कि ऐसा नहीं है कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज जो इंडिया के हैं उनका एजुकेशन जो है मेडिकल एजुकेशन में ठीक नहीं है। जैसे कि हम देखें यहाँ पे डीवाई पाटिल है मुंबई में, काफी फेमस कॉलेज है के, और इंदौर में अरविंदो मेडिकल कॉलेज की बात करें, हम उज्जैन के आरडी गाड़ी कॉलेज की बात करें, तो कई कॉलेज ऐसे हैं जो बड़ा अच्छा भी काम कर रहे हैं इस फील्ड में, है ना। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सीएमसी बेल्लोर जो है वो भी जो है वो मतलब प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में मिशनरी ओरिएंटेड, मतलब क्या बोले, सेमी गवर्नमेंट बोले, क्या बोले, मिशनरी ओरिएंटेड कॉलेज में से एक है के, जो देश के सबसे टॉप मेडिकल कॉलेज में शामिल है। तो बात इतनी सी है कि 2022 दैट मे बी पॉसिबल कि जो है तब से ये नियम लागू हो जाए। तो मतलब अगला जो बैच जो तैयारी कर रहा है नीट के लिए, कमिंग सेशन के लिए, उसके लिए एक अच्छा चांस हो सकता है कि 50% सीटें आपको जो है वहां से मिल सकती हैं। कि मतलब यदि आप फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं अपना, या पहली बार रिपीट कर रहे हैं, दूसरी बार रिपीट कर रहे हैं, थोड़ा सा दम लगा दोगे तो आप एमबीबीएस की सीट तक पहुंच जाओगे। अब प्रश्न उठता है कि क्या वाकई में मेडिकल कॉलेज से फर्क पड़ता है? तो मैं कह दूं आपसे कि मेडिकल कॉलेज से जो फर्क पड़ता है वो फर्क आपको समझ में आता है फाइनल ईयर में जाकर और इंटर्नशिप में जाकर। जब रियल में आपको पेशेंट देखने होते हैं, वहां पे प्रोफेसर जो होते हैं जो वो केसेस दिखाते हैं, तब समझ में आता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूंगा कि यदि आपको कोई गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नया भी मिल रहा है, आपको प्राइवेट कॉलेज में गवर्नमेंट कोटे की सीट मिल रही है, तो ले लेना चाहिए। कारण उसके पीछे ये कि 1 साल खराब करने से अच्छा है, क्योंकि वो 1 साल आपको आगे पीजी में भी लगने वाला है। पीजी के लिए भी तैयारी करनी पड़ती है, प्री पीजी के बगैर तो मतलब आजकल मान लीजिए कि डॉक्टर, यदि सच में डॉक्टर हैं आप, तो एमबीबीएस के बाद आपको प्री पीजी करना ही होता है, क्योंकि पेशेंट बहुत अवेयर हो गया है। जनरल प्रैक्टिस तो आप कहीं भी कर सकते हैं आप,
लेकिन उसमें आप जो है वो कमांड को ड्राइव नहीं करते आप। मतलब आप जो बोलते हैं ना कि भाई हम स्पेशलिस्ट को दिखा रहे हैं, हमने नाक वाले डॉक्टर को दिखाया, तो वो जो कमांड है वो नहीं होल्ड कर पाते आप। और जनरल प्रैक्टिस का ऐसा है कि आजकल वो है वो तमाम दूसरी जो स्ट्रीम वाले हैं, से BHMS BAMS, उनको भी गवर्नमेंट जो है एक शॉर्ट कोर्स लॉन्च कर रही है गवर्नमेंट, जिससे कि उनको भी एलोपैथिक दवाओं का, सर्दी जुकाम बुखार, उन सब के इलाज के लिए ट्रेन किया जाएगा उनको। तो वैसे में क्या होता है कि MBBS के बाद थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा माइल जाना पड़ता है आपको, तो इसलिए साल खराब करने का आवश्यकता नहीं है, बल्कि जो कॉलेज मिले उसे ले लेना चाहिए। कई बच्चे पूछते हैं सर MBBS फ्रॉम रशिया और MBBS फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इन इंडिया क्या अच्छा है? तो MBBS फ्रॉम रशिया और MBBS फ्रॉम प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया, तो मैं बोलूंगा कि प्राइवेट मेडिकल कॉलेज इंडिया जो है उसको प्रेफर करना चाहिए यदि आपका बजट अलाउ करता है, क्योंकि यहाँ पर हम जो 4 पेशेंट देखते हैं, जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बीमारियां होती हैं, जो यहाँ का कॉन्टेस्ट जो है वो हमारा इंडिया का रहता है। रशिया जाएंगे आप, लोग अलग तरह के, कल्चर अलग तरह का, बीमारियों का पैटर्न अलग तरह का, तो वो जो कॉन्टेक्स्ट है वो अलग हो जाता है। इसीलिए आपको वो यहाँ पे एग्जाम लेते हैं, फिर आपको कहीं पे 1-2 साल किसी डॉक्टर के अंडर में या हॉस्पिटल में काम करना पड़ा, तब जाके आप समझ पाते हैं कि इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बीमारियों को कैसे देखा जाता है, किस बीमारी का के लिए। ऐसा नहीं कि इलाज बहुत ज्यादा बदल जाता है, केवल सिम्टम का पेशेंट का परसेप्शन, बहुत चीजें होती है इसमें, वो चीजों पर फर्क पड़ जाता है। खैर, अब ये तो बात की मैंने NMC बिल के ऊपर। आप में से कई लोग बोल रहे थे सर हमको NMC बिल के बारे में बताओ, और मेरा यही कहना था कि भाई आप जो है अभी कभी भी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब कभी भी आप किसी लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ रहे हो ना, तो हमेशा टॉप पर देखा करो। आप ये सोचो ना कि हमें एम्स दिल्ली के लिए पढ़ना है, ठीक है, हमें जो है वो टॉप के मेडिकल कॉलेज में पहुंचने के लिए पढ़ना है, बाकी जो होगा वो हो जाएगा फेवरेबल, अपने आप हो जाएगा अच्छा, ठीक है, उसके लिए ज्यादा मत सोचो। जिन बच्चों को मैंने पिछली बार जब रिजल्ट आया तो मैं बोल रहा था कि भाई आपके 580 मार्क्स है तो भी तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा, सब रखो, बड़े दुखी हो रहे थे। तो 580 कई स्टेट में 580 में है ना, मध्य प्रदेश के अंदर कहीं कहीं पे 580, 575, मतलब ऐसे नंबर पे भी जो है लोगों को कॉलेज मिल रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सब रखने से और साहस रखने से सब चीजें घटने लगती हैं, ठीक है। मतलब एकदम हमें पॉजिटिव रहना चाहिए। एक अच्छी बात बताता हूँ, चलो, मैंने अभी मेरा एक स्टूडेंट सिलेक्ट हुआ है, तो उससे मेरी बात हो रही थी परसों, तो मैंने उससे पूछा, तो उसने बताया कि सर मैं आपसे पढ़ता था, तो मैं बायोमेंटर से ही पढ़ता था मैं, तो मेरा रूटीन ये था कि मैं सुबह उठकर जो है वो वीडियो बनाकर देगा, तो मैं रिलीज भी कर दूंगा उसको। तो मैं सुबह 5:30 बजे सोकर उठता था मैं, और नहा धोकर 6:30 बजे मैं पढ़ने बैठता था। आप लोगों का लेक्चर लगा के 6:30 से जो है वो कंटिन्यूस पढ़ा करता था मैं उसको, और शाम के 4 बजे 3-4 बजे मैं फ्री होता था लेक्चर से, तब बीच में एक लंच ब्रेक होता था। मैंने कायदा टाइम टेबल जैसे स्कूल में होता है ना कि एक पीरियड होगा 10 मिनट के ब्रेक से 15 मिनट के वजह से दूसरा पीरियड होगा, ऐसा लिख कर रख लिया था मैंने। मैं खुद डिसिप्लिन फॉलो करता था, और डिसिप्लिन में फॉलो करूं इसके लिए मैंने क्या किया, मैंने मेरी एक तस्वीर का प्रिंट आउट निकाला है ना, और अब ये उसका बड़प्पन है भाई, उसने ना ऐसा बोला मुझे, उसने फिर अपने माता पिता का एक फोटो लिया, एक भगवान का फोटो लिया, उसने दीवार पर लगा दिया उसने, कि ये लोग मुझे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसलिए मैं अपने टाइम टेबल को फॉलो करूंगा। नहा धो के बढ़िया अच्छे से कपड़े पहन के उसने अपना है ना एकदम जो बोलता है पर कहीं बाहर जाते हैं एकदम तैयार होके पढ़ने बैठता था वो। तो फिर शाम को जब क्लास खत्म होके अपना होम DPS वगैरह लगा लिए, टेस्ट वगैरह दे दिए, उसके बाद फिर शाम को अपना जो है कपड़े जिनके घर के कपड़ों में आके फिर तो उसकी मम्मी रोज पूछती थी कि तू ऐसे भी तो बैठ के पढ़ सकता है, तो रोज तैयार होके बकाया तू तैयार होता है, कंगी वंगी करता है अच्छे से, फिर तू पढ़ने बैठता है। तो उसने कहा सर मैं मम्मी को बताया करता था कि एक्चुअली मैं जिस काम के लिए पढ़ रहा हूँ वो बड़ा काम है, और मैं ये मानता हूँ कि सर जब हम तैयारी करते हैं एग्जाम की कुछ करते हैं तो मतलब मैं ये मानता था कि मेरे अंदर ही ईश्वर है, और ये ईश्वर की प्रेरणा है कि वो मुझे इस काम के लिए मोटिवेट कर रहा है। ईश्वर जो है वो जानता है कि मैं इसको अच्छा करूंगा तो मैं कई लोगों के हेल्थ के लिए भी बेहतर कर पाऊंगा। तो मैं ये सोचता था कि आप देखोगे क्लास में मेरे को बेतरतीब तरीके से लेट रहा हूँ, ऐसे बैठ के पढ़ रहा हूँ, आप देखोगे मेरे भगवान देखेंगे, और मैं गॉड का काम कर रहा हूँ। तो जैसे हम मंदिर जाते हैं तो मंदिर को साफ सुथरा सफाई रखते हैं, घर में मंदिर की साफ सफाई करते हैं हम लोग, ठीक है, धूल कचरा तो भर नहीं देते उसके अंदर हम। तो वैसे ही हम मानते हैं कि शिक्षा का भी अपना एक मंदिर होता है। तो अपनी पढ़ने वाली टेबल को लेकर, अपने पढ़ने की जगह को लेकर मैं बहुत ध्यान रखा करता था उसको मैं, और वैसा मैंने फॉलो किया।
पूरे साल भर फॉलो किया और मुझे एक भी दिन नहीं लगा कि ये ऑनलाइन क्लास है, मुझे हर दिन लगा कि ये ऑफलाइन ही क्लास है। सर पूछ रहे हैं, मैं आंसर क्या करता था क्लास में बैठ के, और कई बार उसकी मम्मी बोलती थी कि तू किससे बात कर रहा था, मैं बोलती नहीं सर को मैं आंसर कर रहा था। बिल्कुल क्लास वाली फीलिंग मुझे आया करती थी। ऐसे जो बच्चे ना बेटा, सेल्फ मोटिवेटेड बच्चे, ऐसे बच्चे ये जिंदगी में बहुत कुछ अचीव करते हैं। वो मुझे क्रेडिट दिया सफलता का, लेकिन मैं जानता हूं कि मैंने तो हजारों बच्चों को पढ़ाया हुआ है। ये उसके अंदर ये उसके अंदर का ही मनोबल है जो उसको सफल बनाया है। मैं तो एक जरिया मात्र हूं, आई एम जस्ट ए पाथ। राहगीर ही चलता है और मंजिल तक पहुंचता है, रास्ते कभी मंजिल तक नहीं पहुंचते, रास्ते तो वहीं रहते हैं, मंजिल तक राहगीर पहुंचता है। और वो प्रतिबद्ध राहगीर जो लगातार मेहनत कर रहा है, वो ऐसे बच्चे मिलना भी बड़ा सौभाग्य की बात है। मैं तो ईश्वर को धन्यवाद देता हूं कि भाई मेरे को ऐसे अच्छे पढ़ने वाले कमांडोज, इतने प्रतिबद्ध बच्चे मुझे मिले। अभी जम्मू कश्मीर से एक बच्ची ने परसों फोन किया था कि उसने अभी जो है वहाँ पे टॉप किया हुआ, उसने शायद 98 या 99% कितना उसका बोर्ड में वहाँ पे जो भी एग्जाम हुआ 97-98% कुछ आया हुआ है उसका टॉप बायोलॉजी में। सी इज द टॉपर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसने मुझे फोन करके मुझे क्रेडिट दिया इस चीज का, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा देख के कि बच्चे जो है वो खुद से, हालांकि वो ऑफिशियल कमांडो भी नहीं रही वो, क्योंकि वहां पर इंटरनेट का बहुत इशू है जम्मू कश्मीर में, सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर देखी वो। तो बात इतनी सी है कि मैं कहता हूं कि जहां पर आपका हृदय है, जहां पर आप अपनी चीजों को फोकस करते हैं, आप केंद्रित करते हैं, वहां पर आप कुछ पा लेते हैं। तो खैर बात इतनी सी है कि वी ऑर्गेनाइज, अपने आप को व्यवस्थित कीजिए, क्लासरूम समझकर पढ़िए, जमकर मेहनत कीजिए। क्योंकि मैंने आपसे कहा ना बेटा, क्योंकि सच तो ये है जो आज आप देख रहे हैं वो सही नहीं है, आज के 5 साल बाद जो देखेंगे वो सही होगा, ठीक है। और वो 5 साल बाद का जो सीन है, जो 5 साल 7 साल बाद का जो सीन है, वो तुम्हें आज डिसाइड करना है कि तुम्हारी स्क्रिप्ट क्या होगी। जिंदगी भी एक तरह की मूवी के समान है, उसमें स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी कि तुमने आज क्या लिखा है, उसमें क्या तुम्हारा आज का एक्ट था, जिसके बारे में फिर दुनिया, एक दर्शक है, वो क्या कहेगी, ठीक है। इसलिए अपनी कहानी खुद लिखिए, खुद उसके नायक बनिए और खुद उसको होल्ड कीजिए और मंजिल पर पहुंचिए। हैव ए ग्रेट डे, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।